हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। चलिए शुरुआत करते हैं। जो हमारा एजेंडा चल रहा था कि जो भी एमसीक्यू एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं बार एग्जाम्स में, उनके कॉन्सेप्ट को समझने का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है कि असर्शन ए, कोलेटरल ट्रांजेक्शंस टू वेजरिंग आर वैलिड, और रीजन दे रहा है कि ओनली वेजरिंग एग्रीमेंट आर डिक्लेयर वॉइड अंडर सेक्शन 30 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले ना आपको यह समझना पड़ेगा कि वेजरिंग किसको कहते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि वेजरिंग किसको कहते हैं, ठीक है। और दूसरा, कोलेटरल ट्रांजैक्शन किसको कहते हैं। अगर ये दो चीज आप समझ जाते हैं तो मोटा मोटी आप इस सवाल का आंसर दे पाएंगे। तो चलिए पहले हम लोग इसको समझते हैं कि वेजरिंग किसको कहते हैं, और उसके बाद समझने का कोशिश करते हैं कि कोलेटरल ट्रांजैक्शन किसको कहते हैं। तो एग्जाम्पल से शुरुआत हम लोग एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए ए है एंड बी है। अब ए और बी जो है ना, इन्होंने सट्टा लगाया है क्रिकेट पे, ठीक है, कि टीम इंडिया जीतेगा या टीम इंडिया हारेगा, ठीक है। उस पे इन्होंने सट्टा लगाया है और कुछ 2-3 लाख रुपया पैसा ये लोग लगा चुके हैं इस पे। अब ये जो ट्रांजेक्शन हुआ ना, इसी ट्रांजेक्शन को वेजरिंग ट्रांजेक्शन कहते हैं। यही होता है वेजरिंग। वेजरिंग का अगर बुक डेफिनेशन में आप जाओगे तो बुक डेफिनेशन में वेजरिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो जिसका आउटकम जो है ना, वो आउटकम प्रिडिक्टिव नहीं है, ठीक है। आउटकम प्रिडिक्टिव नहीं है, तो वैसे ट्रांजेक्शन्स को ही ना हम लोग वेजरिंग ट्रांजेक्शन कहते हैं। और आप एक बार एग्जाम्पल से भी समझो। जैसे एग्जाम्पल के रूप में एग्जाम्पल बोल रहा है कि इमेजिन यू एंड योर फ्रेंड बेट ऑन आउटकम ऑफ क्रिकेट मैच। इसको वेजरिंग एग्रीमेंट कहा जाएगा। दिस बेट इटसेल्फ इज वॉइड। अच्छा, ये जो है, ये सेक्शन जो है ना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का जो सेक्शन 30 है, ये वेजरिंग एग्रीमेंट को वॉइड डिक्लेयर करता है। ये साफ साफ शब्दों में बोलता है कि वेजरिंग एग्रीमेंट वॉइड होता है। लेकिन इसमें एक और चीज बोलता है कि अगर आप लॉटरी का टिकट खरीद रहे हो ना, लॉटरी टिकट को कहीं से भी ये लोग कंसीडर नहीं करता। लॉटरी टिकट एग्जेम्प्ट है। अगर आप लॉटरी खरीदना चाहते हो तो आप खरीद सकते हो, वो वेजर नहीं कहलाता है। उस एग्रीमेंट को, लॉटरी एग्रीमेंट को वेजर नहीं कहते हैं हम लोग। तो वेजरिंग एग्रीमेंट आप समझ गए होंगे कि जिसका आउटकम जो है ना, जो आउटकम अनसर्टेन होता है। अनसर्टेन मतलब पता नहीं है कि कैसे होगा, अनसर्टेन है, तो उस वैसे ट्रांजेक्शन्स को वेजरिंग ट्रांजेक्शन कहते हैं। अब इसी के साथ साथ ये भी पॉइंट उठता है कि तो फिर कोलेटरल ट्रांजेक्शन क्या हुआ। कोलेटरल ट्रांजेक्शन, तो अब ए और बी किसी आउटकम पे एग्रीमेंट किया अनसर्टेन, वो वेजर कहला गया और ये वॉइड हो गया, ठीक है। अब बी जो है उसको पैसे देने हैं ए को, क्योंकि अगर मान लो कि टीम इंडिया जीत गया या हार गया, जो भी एक कहानी। अब ये पैसा देने के लिए अगर ये जा करके बैंक से या किसी भी पार्टी से लोन ले लेता है, अदर पार्टी से कहीं से भी अगर ये लोन ले लेता है, तो ये जो ट्रांजैक्शन है ना, ये इसको कोलेटरल ट्रांजैक्शन कहते हैं। ये कोलेटरल ट्रांजैक्शन कभी भी वॉइड नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि अब आप जाकर के कोर्ट में बोलोगे कि भैया ये तो कोलेटरल ट्रांजैक्शन है, ये पैसा लेकर के तो हमने जो सट्टे में हारा था वो सट्टे वाले को हमने पैसे दे दिए और ये तो अब कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं है। ऐसा नहीं है। कोलेटरल ट्रांजैक्शन हमेशा इन्फोर्सेबल होगा कोर्ट ऑफ लॉ में, हमेशा। तो अब आप वेजरिंग एग्रीमेंट भी समझ गए हो और अब आप समझ गए हो कि कोलेटरल ट्रांजैक्शन किसको कहते हैं। अब सवाल को पढ़ो वापस से और समझो क्या बोल रहा है। कोलेटरल ट्रांजैक्शन टू वेजरिंग एग्रीमेंट आर वैलिड। बिल्कुल, अभी तुरंत बताए थे कि कोलेटरल ट्रांजैक्शन जो है वो वॉइड नहीं हो सकता है। आप ये नहीं बोल सकते हो कोर्ट में जाकर के कि सर ये तो मैंने जो एग्रीमेंट किया है, जो लोन लिया है, ये लोन मैंने सट्टे के अगेंस्ट में लिया है, सट्टे का पैसा चुकाने के अगेंस्ट में लिया है, तो इसको आप कोर्ट में इन्फोर्स नहीं कर सकते हो। ये आर्ग्यूमेंट बिल्कुल गलत है। तो इसीलिए ये वैलिड होता है। ये पॉइंट तो सही है। अब रीजन क्या बोल रहा है कि ओनली वेजरिंग एग्रीमेंट्स आर डिक्लेयर्ड वॉइड अंडर सेक्शन 30 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। ये भी सही है। अभी आपको हम दिखाए कि सेक्शन 30 में अग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर आर वॉइड बट नथिंग इन दे सकते। एक एक्सेप्शन दिया है कि परचेज ऑफ लॉटरी टिकट आप परचेज कर सकते हो। तो देखो, जो असर्शन है और जो रीजन है, जो असर्शन है और जो रीजन है ना, है तो ये दोनों वैलिड। अब आंसर बोलता है कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नहीं, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, नो।
both A and R are true but R is not correct explanation of A, and both A and R are true but R is correct explanation of A. अब देखो कंफ्यूजन यहाँ पे C और थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में है। अब यहां थोड़ा सा आपको दिमाग ये लगाना पड़ेगा ना कि R क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है A का। R तो डायरेक्ट बोल रहा है कि वेजरिंग एग्रीमेंट वॉइड होगा, ये तो कहीं नहीं बोल रहा है कि कोलेटरल एग्रीमेंट जो है वो वैलिड होगा, इसके बारे में तो कुछ भी नहीं बता रहा है। तो R भी सही है और A भी सही है, बट R जो है वो एक्सप्लेनेशन तो नहीं है ना A का। A कुछ और बात बोल रहा है और R कुछ और बात बोल रहा है। अगर ये दोनों सेम बात बोल रहे होते ना तो हम लोग चौथा आंसर मारते, बट अगर जिस तरह का ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, ऑब्वियस सी बात है कि सेक्शन 30 कहीं भी ये नहीं बोल रहा है कि कोलेटरल ट्रांजैक्शन जो है वो वैलिड है। सेक्शन 30 डायरेक्टली ये बोल रहा है कि वेजर एग्रीमेंट्स जो होते हैं ना वो वॉइड होते हैं सेक्शन 30 के अंदर में। इसीलिए इसका आंसर जो होगा ना वो थर्ड होगा इसका आंसर। आपको थोड़ा सा आंसर लिखते समय ध्यान रखना है इस बात का। तो आई होप आपको वेजर और सेक्शन 30 दोनों आपको और कोलेटरल ट्रांजैक्शन आपको समझ में आ गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर थर्ड बोलता है कि द होल्डर इंक्लूड्स, सवाल पूछ रहा है कि होल्डर का मतलब क्या होता है, पेई, बियरर, इंडोर्स या ऑल ऑफ द अबव। भुगतान करता होता है, वाहक होता है, समर्थिक होता है या ऊपर का सभी होता है। तो इसके लिए आप पहले पेई को समझ लो कि होल्डर होता क्या, पहले आप ये समझ लो। देखो आप डायरेक्ट एग्जांपल से समझो, इतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप एग्जांपल से समझो। जैसे पर्सन ए है, ठीक है, पर्सन ए है, पर्सन ए जो है वो एक चेक लिखता है पर्सन बी के नाम पे, तो पर्सन बी यहां पे पेई कहलाता है। पर्सन बी जो है वो इस चेक को इंडोर्स कर दिया पर्सन सी के नाम पे, मतलब कि चेक बी को मिला था बट बी ने क्या किया, इसको इंडोर्स कर दिया, मतलब चेक के पीछे में साइन करके और ये तीसरा बंदा को दे दिया, तो इसको इंडोर्सी कह देते हैं हम लोग। और अगर चेक बियरर है तो बियरर चेक तो भाई जिसके हाथ में भी है वही उसका चेक का होल्डर माना जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये तीनों क्राइटेरिया जो है ना, ये तीनों क्राइटेरिया होल्डर कहीं कहलाता है। तो होल्डर किसको कहते हैं, धारक कौन होगा, जो पेई है जिसके नाम पे चेक बना है, जो बियरर है जिसको जो उस चेक को होल्ड कर रहा है, या फिर अगर वो चेक किसी को इंडोर्स कर दिया गया है तो जिसके पास वो इंडोर्स किया हुआ चेक है ना वही होल्डर कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। चलो तीसरा क्वेश्चन भी इजी था, चौथा सवाल को पढ़ते हैं। देखिए चौथा सवाल क्या है ना, ये फैमिली एक्ट से रिलेटेड है, मुस्लिम लॉ से रिलेटेड है। अंडर द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 अ मुस्लिम वाइफ कैन सीक डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज इफ हस्बैंड फेल टू परफॉर्म मैरिटल ऑब्लिगेशंस फॉर। देखो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर इजीली दे सकते हो, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूं। सबसे पहले तो है कि अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको डायरेक्ट टू डायरेक्ट पता चल जाएगा कि 4 साल तक अगर कोई मुस्लिम हस्बैंड मैरिटल ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म नहीं करता है तो मुस्लिम वाइफ जो होती है ना वो कोर्ट में जाकर के मैरिज को डिसॉल्व करा सकती है, मैरिज डिसॉल्व करा सकती है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड कहानी है इसका। अब इसमें सवाल ये उठता है कि व्हाट इज मैरिटल ऑब्लिगेशन, ये मैरिटल ऑब्लिगेशन कहते किसको है। तो मैरिटल ऑब्लिगेशन एक्चुअली में अगर देखा जाए ना तो कुछ राइट्स है जो दाम्पत्य जीवन में मिलता है, ठीक है। जैसे मैरिटल राइट टू कंसोर्टियम, लव एंड अफेक्शन का राइट है, कोहैबिटेशन साथ रहने का राइट होता है, सेक्सुअल रिलेशनशिप, सपोर्ट एंड केयर, फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिकल सपोर्ट वगैरह का भी राइट्स होता है। तो अगर कोई, अब एग्जांपल, अगर अहमद ज़ारा को इन सारी चीजों को फुलफिल नहीं करता है 4 साल तक के लिए, तो ज़ारा जो है वो 4 साल के बाद जाकर के अपना शादी को या निकाह को डिसॉल्व करवा सकती है। तो मोटा मोटी कॉन्सेप्ट यही है। तो ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, अगर आपने फैमिली लॉ पढ़ा होगा तो इसका जवाब भी आप इजीली दे सकते हो, 4 साल इसका करेक्ट आंसर है। अब हम लोग देखते हैं कि पांचवा क्वेश्चन बोलता है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूरेटिव पिटीशन वर्ड इंट्रोड्यूस बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन द केस ऑफ, 4 केसेस दे दिए हैं हमें और हमें बताना है कि क्यूरेटिव कॉन्सेप्ट, क्यूरेटिव पिटीशन का जो कॉन्सेप्ट है ना वो कौन से केस से डिटरमाइन होकर के आया था। तो उससे पहले आप ये समझ लो, की पॉइंट्स कुछ आप समझ लो, उसके बाद आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ये कहना क्या चाहता है। सबसे पहले तो आप ये समझो कि अब सुप्रीम कोर्ट ने किसी चीज का डिसीजन दे दिया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया। अब आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है पिटीशन फाइल करने का। एक बार आपने पिटीशन फाइल किया, या तो वो रिजेक्ट होगा या तो वो एक्सेप्ट होगा। अगर एक्सेप्ट होगा तो उस पर डिस्कशन होगा और फाइनल फिर एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फाइनल आपको एक वर्डिक्ट देखने को मिलेगा। बट अब कंसीडर करो कि ये जो फाइनल वर्डिक्ट हुआ ना,
अब इस फाइनल वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट से ही कुछ नेग्लिजेंसी हो गया, ठीक है, कुछ नेग्लिजेंसी सुप्रीम कोर्ट से ही हो गया, मतलब कुछ ऐसा फैक्टर्स था जिसको कंसीडर करना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को, बट उन्होंने उन फैक्टर्स को कंसीडर नहीं किया और ये पता चला कि ये जो वर्डिक्ट आया है ना, ये वर्डिक्ट गलत है। इससे क्या है, नेचुरल राइट टू जस्टिस जो होता है ना, मतलब कि अब हमें भी तो न्याय का अधिकार है, तो नेचुरल राइट ऑफ जस्टिस जो है वो वायलेट हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के इस नेग्लिजेंस के कारण। इस केस में क्या है ना कि आप उन फैक्ट्स को ले जाकर के सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे और सुप्रीम कोर्ट को बोलेंगे कि भैया आपने जो हमें डिसीजन ये दिया है, इस डिसीजन में आपने इन इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कंसीडर नहीं करा है, जिससे इस केस के वर्डिक्ट पे डायरेक्ट असर पड़ रहा है। तो आप एक काम करो, इन फैक्ट्स को कंसीडर करके अपने वर्डिक्ट को चेंज करो, या जो भी है आप इस फैक्ट्स को कंसीडर करो। इस सिचुएशन के लिए आपके पास ऑप्शन तो होना चाहिए ना पिटीशन फाइल करने का। अगर आपके पास ऑप्शन ही नहीं है पिटीशन फाइल करने का, तो फिर आप कैसे क्या बोलते हैं जाओगे, क्योंकि आपने तो जो पिटीशन फाइल किया था उसके ऊपर डिसीजन आकर के फाइनल वर्डिक्ट तैयार हो चुका है। तो इस केस में क्या है ना, क्यूरेटिव पिटीशन का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया गया था, क्यूरेटिव पिटीशन का कॉन्सेप्ट आया था इसमें, क्यूरेटिव। और ये कौन से केस में आया था, अगर आपने केस पढ़ा होगा तो आप आंसर के लिए मैं आपको ये केस बता देता हूं, रूपा अशोक हुरा वर्सेस अशोक हुरा 2002, 1771 पेज नंबर में आप जाओगे आपको मिल जाएगा। ये 2002 में ये क्यूरेटिव पिटीशन का ऑप्शन आया था। इसमें हुआ क्या था, अच्छा एक और चीज आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये लास्ट रिजॉर्ट होता है, सारा लीगल रेमेडी जब आपका एग्जॉस्ट हो जाता है ना, अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, सारे रिव्यू पिटीशंस आपने फाइल कर लिए। जैसे क्या होता है ना, जैसे आप इसको समझ लो कि पहले पिटीशन फाइल किए, ठीक है, इसमें कुछ प्रॉब्लम आया तो रिव्यू पिटीशन फाइल किए। अब इसके बाद भी अगर नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हो रहा है, नेचुरल जस्टिस वायलेशन अगर हो रहा है, तो उस केस में आप क्या करोगे ना, क्यूरेटिव पिटीशन को फाइल करोगे। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट पिटीशन फाइल किए और उसके बाद डायरेक्ट क्यूरेटिव पिटीशन पे चले गए, नहीं, आपको पहले रिव्यू पिटीशन का ऑप्शन मिलता है। आप पहले रिव्यू पिटीशन कीजिए, रिव्यू पिटीशन करने के बाद भी अगर आपको लगता है कि कुछ की इंग्रेडिएंट ऐसा मिस हो गया है ना, जो कोर्ट की नजर में होना बहुत जरूरी है, तभी आप क्यूरेटिव पिटीशन फाइल कर सकते हो। तो इट इंश्योर्स दैट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस आर फॉलोड एंड नो वन सफर्स ड्यू टू जुडिशियल एरर। अगर जुडिशियल से ही कुछ एरर हो गया है, सुप्रीम कोर्ट से ही कुछ एरर हो गया है, फैक्ट्स को कंसीडर, मतलब फैक्ट्स तो सुप्रीम कोर्ट तक जाते नहीं, वहां तो क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है, बट कोई ऐसा चीज है जो सुप्रीम कोर्ट ही कंसीडर नहीं कर पाया है, तो उस केसेस में क्या है, आप इजीली जा सकते हो क्यूरेटिव पिटीशन के लिए। तो आई होप ये तीनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।